नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। संसद के दोनों सदनों में आज विपक्ष के हंगामे के चलते कामकाज नहीं हो सका तो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा की शुरुआत भी नहीं हो पाई। कैसा रहा बजट सत्र का आज का तीसरा दिन, दिखाएंगे खबर विस्तार से। होगी बात बजट के बाद मिल रही तमाम प्रकार की सकारात्मक प्रक्रियाओं की भी, साथ ही साथ खबर दिखाएंगे कि अयोध्या पहुंची शालिग्राम की शिलाओं की भी, जिनसे बनेगी भगवान राम की मूर्ति। बताएंगे कैसे पाकिस्तान में आतंकवाद के मोर्चे पर एक बार फिर से पाकिस्तान बेनकाब हुआ है। इसके अलावा भी होंगी देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। संसद के दोनों सदनों में विपक्ष का हंगामा, नहीं चल सके दोनों सदन। नियम के अनुरूप नहीं होने पर राज्यसभा में खारिज हुआ विपक्ष का कार्य स्थगन प्रस्ताव। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर शुरू नहीं हो सकी चर्चा। सरकार का पलटवार, कहा विपक्ष के पास नहीं है कोई मुद्दा, इसलिए चर्चा से रहा है भाग। बजट का चौतरफा स्वागत है जारी। वित्त मंत्री ने फिक्की के कार्यक्रम में गिनाई बजट की खूबियां। राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी बजट को सराहा। योगी आदित्यनाथ ने कहा, अमृतकाल का यह पहला बजट विकसित भारत की सोच पर आधारित। जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा, बजट से जनजातीय समूह के विकास को मिलेगी नई रफ्तार। पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए सियासी गतिविधियां हुई तेज। नागालैंड में विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी और एनडीपीपी के बीच हुआ समझौता। एनडीपीपी 40 और बीजेपी 20 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। मेघालय में भी बीजेपी ने सभी 60 सीटों पर घोषित किए उम्मीदवार। विदेश मंत्रालय ने की ऑस्ट्रेलिया में भारतीयों पर हमले की कड़ी निंदा। ऑस्ट्रेलिया से कहा, भारतीय लोगों की सुरक्षा और जान माल की रक्षा करें और भारत के खिलाफ अपनी जमीन का इस्तेमाल न होने दें। सिंधु जल समझौते पर पाकिस्तान को भेजे नोटिस पर कहा, अभी तक नहीं आई है पाकिस्तान की प्रक्रिया। G20 पर बैठकों का सिलसिला जारी। सस्टेनेबल फाइनेंसिंग वर्किंग ग्रुप की बैठक में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा, सस्टेनेबल ग्रोथ के लक्ष्य को हासिल करने में मिलेगी मदद। चेन्नई में एजुकेशन वर्किंग ग्रुप की बैठक समाप्त। सदस्य देशों ने चर्चा के 4 मुद्दों पर आगे बढ़ने पर जताई सहमति। जोधपुर में रोजगार कार्य समूह की 3 दिवसीय बैठक शुरू। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने अमेरिका की यात्रा के दौरान की विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन से मुलाकात। ब्लिंकन ने कहा, दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी पर हुई चर्चा। अमेरिका वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए भारत के साथ बढ़ा रहा है सहयोग। आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने दिया करारा झटका। पाकिस्तान के सर्कुलर कर्ज मैनेजमेंट प्लान को मानने से किया इनकार। बिजली सब्सिडी पर रोक लगाने और बिजली की कीमतों में 11 से 12.5% प्रति यूनिट तक का इजाफा करने को कहा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे दिन वाटर स्पोर्ट्स में मध्य प्रदेश ने अपना दबदबा रखा बरकरार। निशानेबाजी में 10 मीटर एयर राइफल में लड़कों के वर्ग में गौतमी भनोट ने जीता स्वर्ण। लड़कों के 10 मीटर एयर राइफल का स्वर्ण मध्य प्रदेश के सत्यार्थ पटेल ने किया अपने नाम। और खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। संसद के बजट सत्र का तीसरा दिन आज हंगामे की भेंट चढ़ गया। लोकसभा और राज्यसभा में संयुक्त अधिवेशन में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर दोनों सदनों में चर्चा के लिए 3 दिन का समय आवंटित किया गया था, लेकिन विपक्षी शोर शराबे के बीच ज्यादा विधायी कामकाज नहीं हो पाया। आज दोनों ही सदनों में ना ही प्रश्नकाल चला और ना ही शून्यकाल चल सका। बजट सत्र के तीसरे दिन राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा से पहले विपक्ष के हंगामे के चलते दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित हुई। शोर शराबे के चलते दोनों सदन पहले 2 बजे तक और फिर बाद में दिन भर के लिए स्थगित करने पड़े। लोकसभा अध्यक्ष ने विपक्ष से प्रश्नकाल को चलने देने का बार-बार आग्रह किया, लेकिन विपक्षी सांसदों का हंगामा जारी रहा। आप सदन को चलाना नहीं चाहते, आप सदन की मर्यादा नहीं रखना चाहते।
माननीय मंत्री जी ने बहुत चले विस्तार से अपने बुनियादी मेरे सवालों प्रश्न को का आप उत्तर भी दिया है। उठाएं, मैं आपको पर्याप्त समय पर्याप्त अवसर हम दूंगा। सभी जानते लोकसभा में विपक्ष का आरोप था कि एसबीआई और एलआईसी में आम नागरिकों की जमा पूंजी को नुकसान का जोखिम बढ़ गया है। इसलिए सबसे पहले इसी मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए और मामले की जांच के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया जाए। सत्ता पक्ष ने विपक्ष के सभी आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि उनके पास कोई मुद्दा न होने से वे चर्चा से भाग रहे हैं और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा में व्यवधान डाल रहे हैं। चर्चा करने के लिए राष्ट्रपति अभिभाषण में कुछ भी बोल सकते हैं, चर्चा करने तो उसमें उत्तर मिलेगा। तो अभी प्रश्न है सदन सुचारू रूप से चलाना है। जेपीसी बना दीजिए, सब पार्टी के लोग ये जेपीसी में शामिल रहेगी और विस्तार से चर्चा होगा सदन के अंदर। वहीं राज्यसभा में भी सदन शुरू होते ही विपक्ष ने इसी मुद्दे पर हंगामा कर नियम 267 के तहत कार्य स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया। हालांकि सभापति ने सभी नोटिस प्रॉपर ऑर्डर में न होने की वजह से खारिज कर दिए। All the notices received, I find they are not in order, as none of the notices fulfills the requirements that is expressly mandated in Rule 267. In such a helpless situation, I am unable to accede to the same. They are declined. लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर दोनों सदनों में चर्चा के लिए 3 दिन का समय आवंटित किया गया है। हालांकि हंगामे के कारण पहले ही दिन न तो सांसद इस महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बात सदन में रख पाए और न ही प्रश्नकाल व शून्यकाल चल सके। पार्लियामेंट टीम, डीडी न्यूज, दिल्ली। और कल वित्त मंत्री ने देश के सामने जो बजट पेश किया उसके बाद से तमाम प्रकार की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। सामाजिक योजनाओं में बजटीय प्रावधानों की बढ़ोतरी से जहां तमाम राज्य सरकारें खुश हैं, तो वहीं आम आदमी के लिए उठाए गए कई कदमों से आम आदमी के लोगों ने भी बजट के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया जाहिर की है। वित्त मंत्री के अलावा मंत्रालय के कई आला अधिकारियों ने भी बजट की खूबियां देश के सामने रखी और समझाया है कि कैसे लोगों की जिंदगी को आसान बनाने में इस बजट के प्रावधानों से फायदा मिलेगा। बुधवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साल 2023-24 का बजट पेश किया तो अगले 25 वर्षों का रोड मैप देश के सामने रखा। अमृतकाल का पहला बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने देश की विकास को रफ्तार देने के लिए जहां सरकारी खर्चे का लगातार बढ़ाने का फैसला किया, तो समाज के हर तबके के लिए बजट में ख्याल रखा गया। गुरुवार को कारोबारी संस्था फिकी के एक कार्यक्रम में वित्त मंत्री ने बजट की खूबियां गिनाई। States using the money which goes to them in the name of 50-year capital expenditure loan that the central government is giving is not all that disheartening as you would have inferred from the economic survey. This year that has been increased because of 2 reasons. One, we felt that there was a good appetite for more funds and continuation of the scheme. That's not possible if they didn't absorb it last year. One. Second, we've also increased the outlay. Last year was 1 and this year is 1,30,000 crore. And this year too, it will have a good share which will be left to the discretion of the states to use the way they want it. बजट के बाद देश के तमाम हिस्सों से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, जिसमें हर कोई बजट प्रावधानों से खुश नजर आ रहा है। मोदी सरकार ने तमाम केंद्रीय योजनाओं में जिस तरह से बजटीय प्रावधान को बढ़ाया है, उसके बाद तमाम राज्य सरकारें भी खुश दिखाई पड़ रही हैं कि उनके राज्यों में सामाजिक योजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। अमृत काल का ये पहला बजट बहुत विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने वाला एक सर्वस्पर्शी समावेशी बजट है, जो समाज के प्रत्येक तबके को, गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, वंचित, वनवासी समुदाय और समाज का वो प्रत्येक तबका, उन सबको इसमें अवसर देने का कार्य किया है। It is giving a boost to economic growth. It's a growth oriented budget, especially because of the 10 lakh crores investment in capital sector. There will be employment generation, and there will be growth. $5 trillion can be achieved through this budget.
वित्त मंत्री ने बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य समेत तमाम सामाजिक योजनाओं को मजबूती दी है, जिससे जनजातीय समूह के विकास को भी नई रफ्तार मिलेगी। अब इंडिविजुअली ट्राइबल के जो प्रॉब्लम्स है उसको एड्रेस करने के लिए, जैसे हेल्थ में, इसको एक मिशन मोड में प्रारंभ किया गया है कि इसे हम ट्रीटमेंट भी करें, अवेयरनेस भी करें और फर्दर इस पर इनोवेशन भी करते हुए एक नया ऐसे इलाज के लिए रिसर्च बेस्ड चीज़ों को सामने लेकर के आए ताकि उसका अस्थायी समाधान हो। और बजट के प्रावधानों में आम लोगों का विशेष ध्यान रखा गया है ताकि लोगों की जिंदगी को आसान बनाया जा सके, साथ ही देश की अर्थव्यवस्था को भी तेज रफ्तार दी जा सके। इस बात को वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने भी देश के सामने रखा। 3 भागों के ऊपर में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले तो ग्रोथ जो है वो कंटिन्यू करनी चाहिए, क्योंकि उसी से सभी की आमदनी सबको जो है लाभ होगा। दूसरा, जब हम ये ग्रोथ कर रहे हैं तो साथ साथ हमारे को ध्यान रखना है कि हम अपने मीन्स के बियॉन्ड ना जाएं। जो फिस्कल डेफिसिट है, जो घाटा है, उसको हमारे को कम करना है। और तीसरा, इंक्लूसिव ग्रोथ होनी चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि ग्रोथ किस हो तो वो सभी उसका बेनिफिट सभी को मिले। हमने इस बजट बनाने में 3 दृष्टि से देखा। एक कि भारत के जो अर्थव्यवस्था है, इसमें जो ग्रोथ रेट है, जीडीपी ग्रोथ रेट, उसको वैसे ही रखना चाहिए कि दुनिया में अगर कुछ मंदी की स्थिति आए, जो जिसका संभावना है, फिर भी भारत में ग्रोथ रेट काफी ऊंचा रहना चाहिए। दूसरा कि उसको करते हुए हमारे इकोनॉमी में ऐसा कुछ ना हो जो इंस्टेबिलिटी को पैदा कर सकता है। और तीसरा कि हाँ, एक तरफ मार्केट है, इकोनॉमी है, मार्केट इकोनॉमी चलता है, लेकिन समुदाय में ऐसे लोग हैं जिनको मार्केट इकोनॉमी टेक केयर नहीं करता है, तो उनके लिए सरकार को कुछ करना है। ये 3 एस्पेक्ट से हमने काम किया। कुल मिलाकर इस बार के बजट में सिर्फ 1 साल की योजनाएं नहीं, बल्कि 25 साल के अमृतकाल का रोड मैप देखने को मिल रहा है, जिसके आधार पर भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने और विकसित भारत के सपने को पूरा करने का प्रयास साफ झलक रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के गर्भगृह में विराजमान होने वाली रामलला की मूर्ति के लिए शालिग्राम शिलाएं अयोध्या पहुंच गई हैं। नेपाल से सड़क के रास्ते अयोध्या पहुंची शिलाओं को तराश के भगवान राम की मूर्ति बनाई जाएगी। शिलाओं के अयोध्या पहुंचने पर शिलाओं का भव्य स्वागत किया गया, तो बड़ी संख्या में लोग भी शिलाओं के दर्शन करने पहुंचे। अयोध्या आज गदगद और निहाल हो गई, और हो भी क्यों नहीं। लंबे अरसे के संघर्ष के बाद श्री राम जन्मभूमि परिसर में निर्मित हो रहे दिव्य और भव्य राम मंदिर के गर्भगृह में स्थापित होने वाली रामलला की मूर्ति तराशने के लिए विष्णु स्वरूप मानी जाने वाली शालिग्राम शिला जो मिल गई है। बुधवार रात नेपाल के जनकपुर से ये शिला अयोध्या पहुंची। 15 और 30 टन की 2 शालिग्राम की देवशिला रोली, चंदन और फूल मालाओं से लदी थी। संपूर्ण मार्ग के 153 स्थानों पर शिलाओं का पूजन हुआ। शिला पहुंचने पर शिला यात्रा का भव्य स्वागत हुआ और उपस्थित राम भक्त फूल मालाओं की वर्षा करते हुए धार्मिक जयघोष के साथ बहुत देर तक थिरकते रहे। गुरुवार को वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पूजन के बाद जानकी मंदिर के महंत रामेश्वर दास ने दोनों शिला श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को सौंप दी। अब इसी शिला से रामलला की मूर्ति तराशी जाएगी। आपने सुन लिया कि विस्तृत चर्चा हुई ट्रस्ट के बीच में और जानकी मंदिर ट्रस्ट के बीच में। चर्चा के बाद दोनों पक्ष की स्वीकृति हुई और स्वीकृति के बाद वहाँ के जो उप प्रधानमंत्री पूर्व, उन्होंने खोज पूरी करके सहमति लेके विधिवत नेपाल गवर्नमेंट से, प्रधानमंत्री से, तब ये शिला को यहाँ पर आज समर्पण किए हैं। दोनों शिलाओं को लेकर अयोध्या पहुंचे नेपाल के पूर्व उप प्रधानमंत्री विमलेंद्र निधि ने कहा कि वो इस बात को लेकर भाव विभोर हैं कि जनकपुर और अयोध्या के जो रिश्ते थे उसमें एक नया इतिहास का पन्ना जुड़ गया है। हम बहुत ही आभार हैं, हम बहुत ही खुश हैं, बहुत ही गर्व करते हैं कि हमने इस शिला को यहाँ
उपहार स्वरूप दे पाने में सफलता प्राप्त की है और जिस शिला से भगवान रामलला की मूर्ति बनने के लिए ट्रस्ट ने तय किया। नेपाल से आए लोगों ने भी खुशी जताई और कहा कि धार्मिक धरातल पर भारत और नेपाल के रिश्ते और मजबूत हुए हैं। कल से आई हूँ मैं, सेलिब्रेशन जैसा है यहाँ पे और मैं तो उसी में एंजॉय कर रही हूँ। राम नाम का सब लोग जाप कर रहे हैं, गाने गा रहे हैं, सब लोग एक खुशी मना रहे हैं और मैं उस खुशी में एक हिस्सा हूँ, जो मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। यहाँ आके हम लोग ऐसा स्वागत और इतना अच्छा लग रहा है कि राम जन्मभूमि में हमारा नेपाल का एक चीज यहाँ पड़ा रहेगा। एक युग में ऐसा घटना एक ही बार होता है। देवशिला हस्तांतरण कार्यक्रम में कई धर्मों के लोग शामिल हुए, जिन्होंने कहा, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के प्रति हमारे हृदय में भी प्यार और लगाव है। हमारे दिल में भी उमंग है उनके लिए, हमारे अंदर भी प्यार है। जैसे पता चला कि बहुत पुरानी शिला आई हुई है तो हमने कहा हम भी दर्शन करके आएंगे, उसी के लिए हम आए। शिला हस्तांतरण कार्यक्रम में बड़ी संख्या में राम भक्त शामिल हुए और सृजित हुए धार्मिक वातावरण में देवशिलाओं का दर्शन, पूजन और आचमन किया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो आस्था की इस खबर के बाद अब खबरें देखते हैं विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई। त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सियासी संग्राम तेज होता जा रहा है। बीजेपी ने मेघालय और नागालैंड के लिए गुरुवार को अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही नागालैंड में बीजेपी का एनडीपीपी के साथ गठबंधन रहेगा। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की अपनी सूची जारी कर दी है। तो वहीं त्रिपुरा में 16 फरवरी को मतदान होगा, तो नागालैंड और मेघालय में 27 फरवरी को वोटिंग होगी। नतीजे 2 मार्च को घोषित किए जाएंगे। पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में विधानसभा चुनावों की सरगर्मी बढ़ने लगी है। तमाम सियासी दल अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर रणनीति बनाने में जुट गए हैं। बुधवार शाम बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई, जिसमें मेघालय और नागालैंड के उम्मीदवारों के नामों का मंथन हुआ। गुरुवार को बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दोनों राज्यों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की। नागालैंड में बीजेपी का एनडीपीपी के साथ गठबंधन होगा, जिसमें एनडीपीपी 40 और भाजपा 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पार्टी ने अपने 12 विधायकों में से 11 को दोबारा टिकट दिया है। का सीईसी मीटिंग में जो तय हुआ है, दोबारा 2023 का जो इलेक्शन लड़ेंगे उसमें 40-20 का गठबंधन एनडीपीपी पार्टी के साथ होगा। इन 20 सीटों में हम लोगों ने तय किया है और सीईसी का अप्रूवल मिला। वहीं मेघालय में बीजेपी ने अकेले ही लड़ने का निर्णय लिया है। पार्टी राज्य की 60 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जिसके लिए पार्टी के प्रत्याशियों की घोषणा हो गई है। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने तय किया है कि हम मेघालय में पहली बार 60 की 60 असेंबली कंस्टिट्यूएंसी लड़ेंगे। वी विल कंटेस्ट ऑल 60 कंस्टिट्यूएंसीज इन मेघालय एंड बीजेपी विल कंटेस्ट ऑल दी 60 सीट्स ऑन इट्स ओन। हम अपने बूते पे अपने संगठन की क्षमता के अनुसार 60 की 60 सीट लड़ेंगे। त्रिपुरा में 60 विधानसभा सीटों पर 16 फरवरी को मतदान होने जा रहा है। यहां नामांकन का काम पूरा हो गया है। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की सूची भी जारी कर दी है। इस सूची में पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी सांसद राहुल गांधी, अधीर रंजन चौधरी, प्रियंका गांधी वाड्रा, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल जैसे नेता शामिल हैं। बीजेपी भी त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार का काम जल्द शुरू करने जा रही है। पार्टी अपनी विजय संकल्प रैली से तूफानी आगाज करने जा रही है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के संयोजन और असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्व शर्मा समेत स्टार प्रचारकों की रैली चुनाव प्रचार में कार्यकर्ताओं में अति उत्साह का संचार करेगी। इसके लिए भाजपा की तैयारियां अंतिम दौर में हैं। त्रिपुरा में 60 विधानसभा सीटों पर 16 फरवरी को मतदान होने जा रहा है और यहां 2 मार्च को नतीजे आएंगे। नागालैंड और मेघालय में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान एक ही चरण में 27 फरवरी को होगा और नतीजे 2 मार्च को घोषित किए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं।
रिफॉर्म परफॉर्म ट्रांसफॉर्म से ग्रेट परफॉर्मेंस की कहानी लिख रहे उत्तर प्रदेश में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आयोजित हो रहे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 में आपका स्वागत है। 20 देशों के 10,000 से अधिक विजनरी बिजनेस लीडर्स के इस अंतर्राष्ट्रीय निवेशक महाकुंभ में गवर्नमेंट टू बिजनेस मीटिंग्स और रिकॉर्ड MOU होंगे। आइए 10 से 12 फरवरी को लखनऊ में नए भारत के ग्रोथ इंजन की स्पीड का हिस्सा बने, उत्तर प्रदेश में निवेश करें। नए भारत का ग्रोथ इंजन। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा। भैया खेती में तो जोखिम रहता ही है, अब क्या करें? अब प्रकृति का कोनो उपाय है का? प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। अच्छा? हाँ, AIC से फसल बीमा। फसल बीमा? मतलब मामूली सा प्रीमियम दो और बड़ी चिंता से मुक्ति पाओ। अरे वाह! जब AIC का है साथ तो डर ना फिक्र की बात। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। AIC। ओ मेहता साहब, किन ख्यालों में खोए हुए हो? म्यूचुअल फंड के। इक्विटी फंड में SIP तो किया है, पर अभी मार्केट डाउन है। समझ नहीं आ रहा चालू रखूं या बंद कर दूं। म्यूचुअल फंड्स में रिस्क तो है, इसलिए इसमें उतने ही पैसे डालो जिसे लंबे समय तक रख सको। बात तो सही है आपकी। चलिए संभल के। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, एनी टाइम एनीवेयर, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पे सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। रिफॉर्म परफॉर्म ट्रांसफॉर्म से ग्रेट परफॉर्मेंस की कहानी लिख रहे उत्तर प्रदेश में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आयोजित हो रहे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 में आपका स्वागत है। 20 देशों के 10,000 से अधिक विजनरी बिजनेस लीडर्स के इस अंतर्राष्ट्रीय निवेशक महाकुंभ में गवर्नमेंट टू बिजनेस मीटिंग्स और रिकॉर्ड MOU होंगे। आइए 10 से 12 फरवरी को लखनऊ में नए भारत के ग्रोथ इंजन की स्पीड का हिस्सा बने, उत्तर प्रदेश में निवेश करें। नए भारत का ग्रोथ इंजन। और ब्रेक के बाद रुक करते कुछ और महत्वपूर्ण खबरों की ओर। G20 के भारत की बैठकों का सिलसिला लगातार जारी है। इसके तहत सतत वित्तीय कार्य समूह की बैठक गुवाहाटी में शुरू हुई। 2 दिवसीय बैठक में सतत विकास से जुड़े 3 अहम लक्ष्यों पर बातचीत की संभावना है। इस बैठक के लिए असम ने मेहमानों के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। बैठक में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि सतत विकास की जीवन शैली को बनाने के लिए सभी को मिलकर सामूहिक प्रयास करने होंगे। भारत की अध्यक्षता में G20 के दीर्घकालिक वित्तीय कार्य समूह की बैठक आज से गुवाहाटी में शुरू हो गई है। इस 2 दिवसीय बैठक में G20 के सदस्य देश और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 94 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। दीर्घकालिक वित्त संबंधी कार्य समूह G20 के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण कार्य क्षेत्र है। इसका उद्देश्य वैश्विक विकास और स्थिरता के लिए दीर्घकालिक स्तर पर वित्तीय मदद उपलब्ध कराना, अधिक हरित
और अधिक लचीले और समावेशी समाज और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है। इस समूह पर दीर्घकालिक वित्त के लिए संस्थागत और बाजार संबंधी बाधाओं की पहचान करने की जिम्मेदारी है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि वित्तीय कार्य समूह की बैठक से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हासिल करने में मदद मिलेगी। This is a very noble initiative and definitely in the near future this particular group is also going to bring out the roadmap for how to mobilize the finance, sustainable finance for this noble action to be well performed. So I believe in this particular aspect, this first sustainable finance working group meeting is very, very important for the people of the globe. इस विमर्श बैठक में समूह के सदस्य देशों के प्रतिनिधियों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने असम द्वारा किए गए स्वागत सत्कार और गर्मजोशी से भरी मेजबानी की जमकर प्रशंसा की। It's been a privilege, first of all, to be in such a beautiful and warm country with warm people, very receptive. The Indian presidency organized everything in the smallest details. They didn't forget anything. There was a wonderful welcome, really wonderful, with dancing and music, and then we had great food, and now we've had a really, really good meeting. Well, the hospitality of Assam has been exceptional, I have to say. We've been actually received very well on our arrival. The excursion yesterday was beautiful, and I had the chance to also see some temples, so that was great. And the meeting is very, very well organized with a key focus area that we believe at the OECD will really help mobilizing sustainable finance. बैठक के पहले दिन सतत विकास को हासिल करने के लिए निर्धारित 2 लक्ष्यों पर बात हुई। क्लाइमेट फाइनेंस के लिए जरूरी संसाधनों को गति प्रदान करने के लिए एक प्रणाली विकसित करना और सतत विकास लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए स्थायी वित्त को मजबूत बनाना। दूसरे दिन इस बैठक का मुख्य विषय एक ऐसे इकोसिस्टम को बनाने पर जोर देना होगा जिससे सतत विकास के लिए वित्तीय साधनों तक सभी की पहुँच सुलभ हो सके। सतत विकास के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए ये समूह 2021 में इटली की अध्यक्षता में अस्तित्व में आया था और भारत अब इस अभियान को आगे बढ़ा रहा है। इस बैठक के साथ बातचीत सही दिशा में आगे बढ़ती नजर आ रही है। शुक्रवार को इस बैठक का आखिरी दिन है और उम्मीद है कि इसके बाद भी सतत विकास को लेकर यह अभियान कमजोर नहीं पड़ेगा। पहली सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हैं, क्योंकि 100 से ज्यादा डेलीगेट्स इस बात पर चर्चा करेंगे कि क्लाइमेट चेंज की चुनौती से निपटने के लिए पूरे विश्व की खातिर क्या इंतजाम किए जाएं। कल जब यहाँ पर ये चर्चा का दौर खत्म होगा तो सबकी निगाहें इस ओर टिकी होंगी कि डेलीगेट्स अपनी चर्चा में किस मुकाम तक पहुँचे हैं और क्लाइमेट चेंज के खिलाफ लड़ाई में क्या नए संसाधन पूरे विश्व को यहाँ से मिले हैं। कैमरा पर्सन संजीव शर्मा के साथ रवि धीमान, डीडी न्यूज़, गुवाहाटी। और वहीं G20 की कार्य समूह की बैठकों के तहत जोधपुर में पहली रोजगार कार्य समूह की बैठक हुई, जिसमें वैश्विक कौशल और योग्यता के सामंजस्य के लिए रणनीतियों पर चर्चा हुई। बैठक में तमाम देशों के विशेषज्ञों ने कौशल और रोजगार पर अपनी बात रखी तो दुनिया की बड़ी आबादी को कैसे स्किल्ड किया जाए, इस पर मंथन हुआ। भारत की अध्यक्षता में G20 समूह के सदस्य देशों की हर एक क्षेत्र की बैठकों का दौर जारी है। राजस्थान जोधपुर में श्रम और रोजगार मंत्रालय की ओर से रोजगार कार्य समूह की 3 दिवसीय बैठक की शुरुआत हुई। बैठक के पहले दिन वैश्विक कौशल और योग्यता के सामंजस्य के लिए रणनीतियों की खोज और सामान्य कौशल वर्गीकरण के लिए एक रूपरेखा विकसित करने पर ध्यान देने के साथ एक पैनल चर्चा का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान कौशल की कमी को दूर करने के साधनों पर विचार विमर्श किया गया। वैश्विक कौशल परिदृश्य बनाने की आवश्यकता, उसे सामंजस्यपूर्ण और समावेशी बनाने पर भी जोर दिया गया। टेक्नोलॉजी में तेज रफ्तार से आती तब्दीली, उस पे कोविड महामारी ने जिस तरह का असर हमारे काम करने के तरीके पे डाला, रिमोट वर्किंग शुरू हुई, टेक्नोलॉजी की दखल अंदाजी हमारे काम में और बढ़ गई, हमारी निर्भरता टेक्नोलॉजी पर और बढ़ी। इसकी वजह से ग्लोबल स्किल सेट में गैप्स आए। उसके समाधान तलाशने के लिए G20 के ये डेलीगेट्स अगले 3 दिन में यहां जोधपुर पर इन्हीं मुद्दों पर बैठक कर रहे हैं। दूसरी ओर चेन्नई में शिक्षा कार्य समूह की बैठक का समापन हो गया।
इस दौरान सदस्य देशों ने अनुसंधान और नवोन्मेष को बढ़ावा देने के लिए साथ मिलकर एक रूपरेखा तय करने की दिशा में काम करने की प्रतिबद्धता जताई। The most heartening aspect of the deliberations were a complete unanimity towards the priorities identified under India's presidencyship and the willingness to work towards achieving measurable outcomes towards that end. इस एजुकेशन वर्किंग ग्रुप की आगामी बैठकें अब अमृतसर और भुवनेश्वर के साथ साथ पुणे में होनी तय हैं। अंतिम पंक्ति तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की पहुंच हो और समस्याओं का समाधान आपसी सामंजस्य से हो, ये भी इस बैठक का प्रमुख उद्देश्य है। पहली बैठक चेन्नई में हुई है और आगामी कुछ बैठकें तमाम अलग अलग राज्यों में होनी है। वहीं मंत्री स्तर पर होने वाली अंतिम बैठक जून के महीने में पुणे में होगी। G20 का शिखर सम्मेलन सितंबर महीने में दिल्ली में आयोजित होगा। भारत का जोर समूह के देशों के समावेशी विकास पर है। जोधपुर से धर्मेश भारती और अमृतपाल के साथ चेन्नई से आदित्य श्रीवास्तव और श्यामा मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने गुरुवार को साप्ताहिक प्रेस वार्ता के दौरान ऑस्ट्रेलिया में भारतीयों पर हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में भारत की चिंता के बारे में ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री को अवगत कराया गया है। अरिंदम बागची ने साथ ही कहा है कि ऑस्ट्रेलियाई सरकार से वहां रहने वाले भारतीयों और उनकी संपत्ति की रक्षा करने को भी कहा गया है। We strongly condemn such attack by extremist elements and we urge local authorities to investigate and punish the perpetrators. We have been repeatedly taking up with the Australian authorities our concerns about actions by such elements, including those that are proscribed terrorist organizations, in fact. We have also conveyed our firm rejection of the so-called Khalistan referendum and the politically motivated exercises by extremist elements. अरिंदम बागची ने कहा कि पाकिस्तान को 1960 में सिंधु जल संधि में संशोधन के लिए 25 जनवरी को नोटिस जारी किया गया था। संधि के चल रहे भौतिक उल्लंघन को सुधारने के लिए पाकिस्तान को सरकार से सरकार स्तर पर बातचीत के लिए कहा है। अरिंदम बागची ने कहा कि सिंधु जल संधि पर पाकिस्तान से नोटिस का जवाब अभी तक नहीं मिला है। For Indus Waters, Commissioner for Indus Waters issued a notice on 25th of January for the modification of the Indus Water Treaty of 1960 to his Pakistani counterpart. This notice was issued with the intent to provide Pakistan an opportunity to enter into government-to-government negotiations to rectify ongoing material breach of the treaty. We have called upon Pakistan to notify a suitable date for the commencement of interstate bilateral negotiations under Article 12(3) of the treaty within 90 days. I am not aware of a response from Pakistan as yet. दुनिया के सामने आतंकवाद के नाम पर घड़ियाली आंसू बहाने वाला पाकिस्तान एक बार फिर से दुनिया के सामने बेनकाब हो गया है। कैसे आतंकवाद को खुद पाकिस्तान ने पैदा किया और कैसे आज वही आतंकवाद पाकिस्तान को ही उस डस रहा है, इस बात का कबूलनामा खुद पाकिस्तान के गृह मंत्री ने किया है। वैसे भी पाकिस्तान के हालात इन दिनों बेहद खराब चल रहे हैं। वहाँ की आवाम एक एक रोटी के लिए तरस रही है, तो पाकिस्तान के हुक्मरानों की गलत नीतियों के चलते IMF ने पाकिस्तान को उधार देने से मना कर दिया है। एक तरफ पाकिस्तान भीषण आर्थिक तंगी से कराह रहा है, बड़ी आबादी के सामने पेट की आग बुझाने का संकट खड़ा है, दिवालिया होने का खतरा मंडरा रहा है, तो दूसरी ओर जिस आतंकवाद को दशकों से वो अपनी विदेश नीति के रूप में प्रयोग कर रहा है, अब वही उसे झुलसा रहा है। पेशावर दहला तो आतंकवाद से मानवता पर लगते घाव को सरकार और अवाम दोनों ने महसूस किया। अब तक दुनिया के अलग अलग मंचों पर दहशतगर्दों को पनाह देने से इनकार करने वाले पाकिस्तान के गृह मंत्री राना सनाउल्लाह ने संसद में मुजाहिदीन को तैयार करने की बात खुद कबूल कर ली है। उन्होंने कहा कि ये कौमी गलती थी, कोई जरूरत नहीं थी मुजाहिदीन तैयार करने की। जिन लोगों को हमने खुद बनाया आज वो दहशतगर्द बन गए हैं। इस बीच पुलिस ने दावा किया है कि पेशावर मस्जिद को दहलाने वाले पुलिस की वर्दी में आए थे। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस का कहना है कि आतंकी बाइक पर सवार होकर
अति सुरक्षा वाले क्षेत्र में घुसे थे। साथ ही पुलिस ने कहा है कि हमलावरों की पहचान आतंकी नेटवर्क के सदस्य के रूप में की गई है। हालांकि उन्होंने इस पर कोई विस्तृत जानकारी देने से इनकार कर दिया। सोमवार को पेशावर की एक मस्जिद में हुए भीषण बम धमाके में करीब 100 लोगों की मौत हो गई थी। इस हमले की जिम्मेदारी पहले तहरीके तालिबान ने ली थी, लेकिन बाद में उसने अपने इस दावे को वापस ले लिया। मोटरसाइकिल को ड्रामा करके साइड पे घसीट के लेके जाना और फिर पुलिस की वर्दी में होना, और हाँ, पुलिस की यूनिफॉर्म में था। और ये मेरी कोताही है, मेरे बच्चों की कोताही नहीं है। मेरे सिपाही जो खड़े हुए थे वहां पे, उनकी कोताही नहीं है। मैं कहता हूं कि जो कोताही है वो मेरी कोताही है। वहीं मुसीबत की इस घड़ी में पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से तगड़ा झटका लगा है। कर्ज मिलने की उम्मीदों पर पानी फिर गया जब IMF ने पाकिस्तान के सर्कुलर कर्ज मैनेजमेंट प्लान को मानने से इनकार कर दिया। ये कर्ज खारिज होना पाकिस्तान के लिए बुरी खबर है। IMF चाहता है कि सरकार बिजली की कीमतों में 11 से 12.50% प्रति यूनिट तक का इजाफा करे। IMF की तरफ से पाकिस्तान को एक्सीडेंटल फंड फैसिलिटी के तहत बेल आउट पैकेज दिया जाना है, लेकिन ये बेल आउट पैकेज देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत कम है। पाकिस्तान ने 20 बार IMF से कर्ज लिया है। आतंकवाद का बढ़ता दायरा, तेज होते हमले और आर्थिक संकट से जूझते पाकिस्तान में राजनीतिक रस्साकशी भी जारी है। पाकिस्तान के पूर्व गृह मंत्री शेख रशीद अहमद को गुरुवार की सुबह गिरफ्तार कर लिया गया। रशीद को इमरान के करीबियों में माना जाता है। पुलिस ने उन्हें मरी मोटरवे से गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस के दावे का खंडन करते हुए रशीद और उनके भतीजे ने रावलपिंडी स्थित उनके घर से हिरासत में लिए जाने की बात कही है। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के एक कार्यकर्ता ने उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया था। रशीद ने आरोप लगाया था कि पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी PTI चीफ की हत्या की साजिश रच रहे हैं। और आर्थिक संकट में फंसे पाकिस्तान की हालत लगातार खराब होती जा रही है। आतंकी हमलों की वजह से भी उसकी संकट गहराता जा रहा है। ऐसे में जानकार पाकिस्तान को एक विफल देश के रूप में होने का खतरा मान रहे हैं। हमारे संवाददाता तपस भट्टाचार्य ने इंडिया फाउंडेशन के निदेशक आलोक बंसल से बात की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के टूटने का खतरा मंडरा रहा है। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे, पाकिस्तान में जो इस वक्त स्थिति है वो थोड़ी अजीब है, क्योंकि एक तरफ तो वहाँ पे सबसे हाईएस्ट इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है, जहाँ पे जो बेसिक नेसेसिटीज़ है खाने पीने की वो तक जो कॉमन मैन है उनके हाथ से निकलती जा रही है, और दूसरी तरफ जो टेरर ग्रुप्स जो वहाँ पे एक सक्रिय है वो भी हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिले। तो क्या आप देखते हैं इस वक्त पाकिस्तान के हालात? देखिए, पाकिस्तान एक बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रहा है। आर्थिक स्थिति उसकी काफ़ी गंभीर है। तो आप ये समझ लीजिए, अगर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करता है तो आज भी उनके यहाँ रोज़मर्रा की जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो बहुत ही मुश्किल हो गई हैं। अगर आप देखें, एक्सरे फिल्म्स की शॉर्टेज हो रही है, खाने की शॉर्टेज है, वीट नहीं मिल रहा, उनका गेहूं नहीं मिल रहा, जो कि पाकिस्तान गेहूं का एक काफ़ी बड़ी संख्या में प्रोडक्शन करता है। जो उनकी मेन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसके लिए एसेंशियल इनपुट्स नहीं मिल रही हैं टेक्सटाइल की, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है, जो ऑयल चाहिए होता है वो नहीं हो पा रहा, लेटर ऑफ क्रेडिट्स जो होते हैं, LCs जो इशू करते हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वो नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स नहीं है। तो इसके कारण एक गंभीर समस्या पैदा होती चली जा रही है। लोगों के अंदर रोष है, क्योंकि कुछ प्रांतों में 2300 2700 की रुपए की कीमत पर एक 40 किलो का गेहूं का बोरा मिल रहा है। तो अब इस कीमत पे गरीब आदमी कैसे अपना घर चलाएगा, ये उनके सामने एक समस्या उठती चली जा रही है। जो दिख रहा है कि शायद ऐसा हो सकता है कि पाकिस्तान अपने ही ये जो दबाव है इनसे अंदर से ही टूट जाए, और या तो फिर जैसे हमने देखा है उनके इतिहास में कि जब भी कभी दिक्कत होती है तो कूप डे होके जो उनकी आर्मी है वो टेक ओवर कर लेती है। तो क्या आप एक्सपेक्ट करें ऐसा कुछ होना? देखिए, अभी जो स्थिति है वो गंभीर है, और जैसा कि आप देख रहे हैं कि अगर IMF के साथ समझौता नहीं होता है तो डिफ़ॉल्ट अवश्यंभावी है, और डिफ़ॉल्ट होगा तो लोग सड़कों पर उतरेंगे, क्योंकि हर चीज़ उनकी रोज़मर्रा की ज़रूरतें की जो चीज़ें होंगी वो बहुत महंगी हो जाएंगी। हमने देखा श्रीलंका में क्या हुआ, लोग शासन के खिलाफ आएंगे, शासकों के खिलाफ आएंगे, और ऐसी हालात में अगर अव्यवस्था फैलती है तो सेना
कोशिश कर सकती है कि वो सीधे सत्ता संभालने की चेष्टा करे, क्योंकि पाकिस्तान में आज भी परोक्ष रूप से वो सत्ता पे काबिज हैं, लेकिन अगर वो सीधे करेंगे तो मेरे को लगता है कि इस वक्त असंतोष और बढ़ सकता है। शायद ये बल्कनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान भी हमें देखने को मिल जाए बहुत जल्द। देखिए, कहा जा सकता है, हालांकि अभी कहना कुछ मेरे ख्याल से थोड़ा प्रीमेच्योर होगा, पर मेरा व्यक्तिगत रूप से ये मानना है कि पाकिस्तान अगर इसी विचारधारा से जुड़ा रहा तो बाल्कनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान एक ना एक दिन अवश्यंभावी है। बहुत बहुत शुक्रिया, हमसे बात करते। ये थे डॉक्टर आलोक बंसल, डायरेक्टर इंडिया फाउंडेशन, जो बता रहे थे कि जिस तरीके के हालात इस वक्त पाकिस्तान में हैं, इकोनॉमी की बात कहें, पॉलिटिकली कहें, तो वो दिन शायद दूर नहीं कि बल्कनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान देखने को मिलेगा और ये शायद पाकिस्तान के लिए सही नहीं होगा। कैमरा पर्सन आलोक के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। की यात्रा के दौरान अमेरिका के विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन से मुलाकात की है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने इस मुलाकात के बाद कहा कि उन्होंने दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा की और अमेरिका वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए भारत के साथ सहयोग बढ़ा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी ICET पर भारत और अमेरिका की पहल को एक अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण बताया है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कराइन जीन पियरे ने यह जानकारी देते हुए कहा कि राष्ट्रपति बाइडेन का मानना है कि यह अमेरिका और भारत के लिए एक लोकतांत्रिक प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र बनाने और हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों और हमारे लोकतांत्रिक संस्थानों को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए हम इसे अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण पहल और भारत के साथ साझेदारी के रूप में देखते हैं। उन्होंने आगे कहा कि अमेरिका और भारत कंडक्टर, अंतरिक्ष, 5G और टैलेंट जैसे रक्षात्मक नवाचारों में सहयोग कर रहे हैं और वे आने वाले महीनों और वर्षों में इस गति को बनाने के लिए भी उत्सुक हैं। फिलहाल एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म से ग्रेट परफॉर्मेंस की कहानी लिख रहे उत्तर प्रदेश में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आयोजित हो रहे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 में आपका स्वागत है। 20 देशों के 10,000 से अधिक विजनरी बिजनेस लीडर्स के इस अंतर्राष्ट्रीय निवेशक महाकुंभ में गवर्नमेंट टू बिजनेस मीटिंग्स और रिकॉर्ड MOU होंगे। आइए 10 से 12 फरवरी को लखनऊ में नए भारत के ग्रोथ इंजन की स्पीड का हिस्सा बने। उत्तर प्रदेश में निवेश करें। नए भारत का ग्रोथ इंजन। काफी टैलेंटेड है आपकी बेटी। सर, बड़ी होकर इंडिया के लिए खेलना चाहती है। उसके फ्यूचर के लिए अभी से मैंने सेविंग भी स्टार्ट कर दी है। फ्यूचर की बात है तो सिर्फ उसे नहीं, आपको भी मैदान में उतरना पड़ेगा। मुझे? इनका मतलब है म्यूचुअल फंड्स के मैदान में। सिर्फ सेविंग्स नहीं, हर महीने म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कीजिए। वरना आपकी बेटी तो बड़ी होगी, पर उसके लिए सेव किए हुए पैसे शायद उतने ही रह जाएंगे। सही है सर। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है। देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। RBI कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया
तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म से ग्रेट परफॉर्मेंस की कहानी लिख रहे उत्तर प्रदेश में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आयोजित हो रहे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 में आपका स्वागत है। 20 देशों के 10,000 से अधिक विजनरी बिजनेस लीडर्स के इस अंतर्राष्ट्रीय निवेशक महाकुंभ में गवर्नमेंट टू बिजनेस मीटिंग्स और रिकॉर्ड एमओयू होंगे। आइए 10 से 12 फरवरी को लखनऊ में नए भारत के ग्रोथ इंजन की स्पीड का हिस्सा बने। उत्तर प्रदेश में निवेश करें। नए भारत का ग्रोथ इंजन। और ब्रेक के बाद अगली खबर स्वास्थ्य से जुड़ी हुई। मोतियाबिंद रोग मुक्त बनारस बनाने के लिए स्वस्थ दृष्टि समृद्ध काशी अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत 50 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों के आंखों की जांच की जा रही है और मोतियाबिंद से प्रभावित लोगों को बनारस से चित्रकूट ले जाकर सद्गुरु नेत्र चिकित्सालय में मुफ्त में मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी, जो बनारस के सांसद भी हैं, उनकी प्रेरणा और पहल से 500 से अधिक लोगों का मुफ्त में मोतियाबिंद का सफल ऑपरेशन कराया गया है। बनारस के रहने वाले झन्ना लाल वर्मा बीते 15 साल से मोतियाबिंद से परेशान थे, लेकिन इनका सहारा बने इनके सांसद पीएम मोदी। पीएम मोदी की पहल पर झन्ना लाल के मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ और वो भी मुफ्त में। मैं मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि हम असहाय लोगों का मतलब जो सहारा हम लोग का बने हैं मोदी जी। 15 साल से हम आँख के बहुत परेशान थे। आने का, जाने का, खाना पीना का, रहने सहने का, सारी व्यवस्थाएं हम लोग के लिए सुलभ थी। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से मोतियाबिंद रोग मुक्त बनारस बनाने के लिए स्वस्थ दृष्टि समृद्ध काशी अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत कैंप लगाकर आंखों की जांच की जाती है और फिर चित्रकूट ले जाकर सद्गुरु नेत्र चिकित्सालय में मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराया जाता है। अपने ऑपरेशन के लिए गए थे रामनगर, वहाँ से व्यवस्था अपना ले गए थे बस से। सब सुविधाएं अच्छी थी वहाँ पे और सारा काम अच्छा, व्यवस्था बहुत बढ़िया भैया वहाँ पे, बहुत अच्छा सब सुविधा था। वहाँ के जाके ऑपरेशन हुआ, अच्छे से हुआ, सुविधा सब अच्छे से हुई, सब देखभाल अच्छे से हुआ, बहुत अच्छा लगा हमें। ऑपरेशन बड़ी बढ़िया ढंग से हुआ और आने पर फिर हम लोग को कोई तकलीफ नहीं हुआ, बहुत फैसिलिटी मिली हमें। हम तो यह कह रहे हैं कि जैसा प्रधानमंत्री हमारे यहाँ नरेंद्र मोदी है, ऐसा जिंदगी में कोई प्रधानमंत्री आईबा नहीं करेगा। जांच के बाद जिनको चश्मे की जरूरत है उनको चश्मा दिया जा रहा है और जिनको मोतियाबिंद की सर्जरी की जरूरत है उनकी सर्जरी की जा रही है। 5000 से ज्यादा चश्मा चिन्हित किए हैं और उनको वितरित किए जा रहे हैं और 500 से ज्यादा व्यक्तियों का चित्रकूट में उनका ऑपरेशन हो चुका है सफलतापूर्वक और वो अपने घर वापस जा चुके हैं। आंखों के सफल ऑपरेशन के बाद लोग अपने सांसद पीएम मोदी को धन्यवाद देना नहीं भूल रहे हैं। बनारस से डॉक्टर हरिकेश बहादुर और लखनऊ से विकास सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। फिलहाल एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म से ग्रेट परफॉर्मेंस की कहानी लिख रहे उत्तर प्रदेश में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आयोजित हो रहे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 में आपका स्वागत है। 20 देशों के 10,000 से अधिक विजनरी बिजनेस लीडर्स के इस अंतर्राष्ट्रीय निवेशक महाकुंभ में गवर्नमेंट टू बिजनेस मीटिंग्स और रिकॉर्ड एमओयू होंगे। आइए 10 से 12 फरवरी को लखनऊ में नए भारत के ग्रोथ इंजन की स्पीड का हिस्सा बने। उत्तर प्रदेश में निवेश करें। नए भारत का ग्रोथ इंजन। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा। भैया खेती में तो जोखिम रहता ही है, अब क्या करें? अब प्रकृति का कोनो उपाय है का? प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। अच्छा? हाँ, AIC से फसल बीमा। मतलब मामूली सा प्रीमियम दो
और बड़ी चिंता से मुक्ति पाओ। अरे वाह! जब AIC का है साथ तो ना डर ना फिक्र की बात। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, AIC। चाहिए। चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म से ग्रेट परफॉर्मेंस की कहानी लिख रहे उत्तर प्रदेश में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आयोजित हो रहे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 में आपका स्वागत है। 20 देशों के 10,000 से अधिक विजनरी बिजनेस लीडर्स के इस अंतर्राष्ट्रीय निवेशक महाकुंभ में गवर्नमेंट टू बिजनेस मीटिंग्स और रिकॉर्ड MOU होंगे। आइए 10 से 12 फरवरी को लखनऊ में नए भारत के ग्रोथ इंजन की स्पीड का हिस्सा बने। उत्तर प्रदेश में निवेश करें। नए भारत का ग्रोथ इंजन। और ब्रेक के बाद खबरें खेल जगत से जुड़ी हुई। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में गुरुवार को वाटर स्पोर्ट्स में मध्य प्रदेश ने अपना दबदबा बरकरार रखा। मेजबान प्रदेश के नितिन वर्मा ने कायांग की K1 और K2 स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। तो वहीं निशानेबाजी में 10 मीटर एयर राइफल में लड़कों के वर्ग में गौतमी भनोट ने स्वर्ण पर निशाना साधा है। लड़कों के 10 मीटर एयर राइफल का स्वर्ण मध्य प्रदेश के सत्यार्थ पटेल के नाम गया है। मध्य प्रदेश में चल रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पहली बार शामिल किए गए वाटर स्पोर्ट्स में मेजबान प्रदेश ने अपना दबदबा बरकरार रखा है। मध्य प्रदेश के नितिन वर्मा ने कायाकिंग की K1 और K2 स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वहीं मध्य प्रदेश के नीरज वर्मा ने C1 सिंगल कैनोइंग स्पर्धा में स्वर्ण जीता। नीरज वर्मा और देवेंद्र सेन ने C2 पेयर कैनोइंग में स्वर्ण जीता। कयाकिंग में महिलाओं के K2 500 मीटर डबल्स इवेंट में मध्य प्रदेश की आस्था डांगी, ओइनम बिनीता चानू ने स्वर्ण पदक जीता। कायाकिंग में पुरुषों के K4 500 मीटर इवेंट में ओडिशा ने स्वर्ण पदक जीता। वहीं निशानेबाजी में लड़कों के रैपिड 25 मीटर पिस्टल इवेंट में स्वर्ण और रजत पर हरियाणा ने कब्जा जमाया। हरियाणा के समर ने स्वर्ण पर निशाना लगाने में सफलता पाई, वहीं जतिन ने रजत पदक अपने नाम किया। महाराष्ट्र के स्वराज सचिन ने कांस्य पदक जीता। लड़कियों की 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में मध्य प्रदेश की गौतमी भनोत ने स्वर्ण जीता। वहीं महाराष्ट्र की ईशा अनिल तक्षले ने रजत पदक जीता। कांस्य पदक हरियाणा की दिशा धनखड़ के नाम रहा। लड़कों की 10 मीटर एयर राइफल का स्वर्ण पदक मेजबान मध्य प्रदेश के सत्यार्थ पटेल ने जीता। वहीं कर्नाटक के नरेंद्र प्रणव ने रजत पदक अपने नाम किया। स्पर्धा का कांस्य पदक उत्तर प्रदेश के सलीम के नाम रहा। लड़कियों की योगासन में नाव्या सत्य हरीश ने स्वर्ण पदक जीतने में सफलता पाई। उन्होंने ट्रेडिशनल श्रेणी में ये स्वर्ण पदक जीता है। इंदौर से गौरव कुमार के साथ मुकेश शुक्ला की रिपोर्ट, DD न्यूज भोपाल। और पहली बार आयोजित हुए अंडर 19 विश्व कप का खिताब अपने नाम करने के बाद दिल्ली पहुंची महिला क्रिकेट टीम का शानदार स्वागत हुआ है। टीम के स्वागत में एयरपोर्ट पहुंचे परिवार के लोगों के साथ ढोल नगाड़े पर खिलाड़ी थिरकते नजर आए।
अंडर 19 T20 विश्व कप का खिताब अपने नाम कर स्वदेश लौटी भारतीय महिला टीम का दिल्ली इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर जोरदार स्वागत हुआ। जैसे ही विजेता टीम दिल्ली पहुंची तो उनके सम्मान में ढोल नगाड़े बजाए गए और फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। टीम की जीत में अहम किरदार निभाने वाली खिलाड़ियों ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए इस जीत को ऐतिहासिक बताया। हमारे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा क्योंकि हमारा सबका आउट ऑफ वर्ल्ड मतलब पहला टूर था और हम उसमें चैंपियन बने, तो काफ़ी अच्छा प्राउड मोमेंट है हमारे लिए। अभी आगे IPL है, वुमेन्स IPL है, हम होप करेंगे कि सब लोग सेलेक्ट हो और अच्छा करें, देश का नाम रोशन करें। देश के लिए सबसे प्राउड मोमेंट है और सबसे बड़ा मोटिवेशन है कि हम देश के लिए अपना देश का फ्लैग दूसरी कंट्री में जाकर अपना लहरा के आए हैं, बहुत अच्छा लगा है। बड़ी जीत है ये पहली बार, और गर्ल्स क्रिकेट में सीनियर में भी और जूनियर में भी सबसे पहली बार ICC का वर्ल्ड कप आया है। विजेता टीम के खिलाड़ियों का स्वागत करने एयरपोर्ट पहुंचे परिवारजनों में भी जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। प्राउड देखा, हम ब्लश कर रहे हैं, उनको देख के ऐसा लग रहा है कि जैसे हम ही जीत के आए हैं वर्ल्ड कप। वेटिंग फॉर 2 आवर्स, हम लोगों ने यहाँ पे 2 घंटे वेट किया उनके लिए क्लैप करने के लिए। इससे ज्यादा प्राउड फीलिंग नहीं हो सकती। लड़कियाँ जीत के आई हैं, इतना रश अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ गया। आज हमें लग रहा है कि हम ब्लेस्ड हैं, हमने उनके दर्शन किए जो टीम वर्ल्ड कप लाई है। बहुत अच्छा, बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। बच्ची को देखो गोदी में खिलाया, सिखाया और वह थोड़ा सा गाइडेंस दी, और जब बच्चा सफल हो जाता है ना तो ऐसा लगता है कि खुद सफल हो गए हो। बहुत खुशी हो रही है। हम तो यही कहेंगे, आज परिवार की बेटी देश की बेटी बन गई है और पहली बार वर्ल्ड कप हुआ है, पहली बार वर्ल्ड कप में खेलना और उसके बाद में अच्छा परफॉर्म करना और वर्ल्ड कप जीतना हिंदुस्तान के लिए बहुत प्राउड फीलिंग है, सबके लिए, हम सबके लिए बहुत प्राउड की फीलिंग है। तो बड़ी खुशी है, बच्चों ने पहली बार ही वर्ल्ड कप उठा दिया है और बड़ी खुशी है। बेटियों ने इतना सब कुछ किया है, इन्होंने बड़ी मेहनत की है, सबको बड़ी खुशी है। 14 से 29 जनवरी तक दक्षिण अफ्रीका में आयोजित हुए महिला अंडर 19 T20 विश्व कप के पहले संस्करण में ही भारतीय टीम का दमदार प्रदर्शन देखने को मिला। टूर्नामेंट के फाइनल में भारत ने इंग्लैंड को करारी शिकस्त देकर खिताब अपने नाम कर लिया। इस शानदार जीत के बाद क्रिकेट प्रेमियों में जश्न का माहौल है। अंडर 19 T20 विश्व कप का खिताब जीतकर स्वदेश लौटी खिलाड़ियों का जबरदस्त तरीके से स्वागत हुआ। निश्चित तौर पर इन खिलाड़ियों ने न सिर्फ T20 विश्व कप का खिताब अपने नाम किया है, बल्कि पूरे देशवासियों का दिल भी जीत लिया है। कैमरामैन जगपाल सिंह के साथ मैं सुशील कुमार, DD न्यूज, दिल्ली। तो न्यूज नाइट में फिलहाल बस इतना ही। ले जाते जाते आपको छोड़ जाते कुछ और राष्ट्रीय महत्व की खबरों को फटाफट अंदाज में। आप देखिए खबरें, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। जम्मू कश्मीर पुलिस ने जम्मू में 1 जनवरी को नारवाल में हुए ID धमाके में शामिल आरिफ नामक आतंकी को गिरफ्तार किया है। आरिफ पिछले 3 साल से सीमा पार लश्कर तैयबा के हैंडलर के साथ जुड़ा था। फरवरी 2022 में शास्त्री नगर में एक IED धमाका और कटरा में धमाके के बाद बस में लगी आग के पीछे भी आतंकी आरिफ का ही हाथ था। आरिफ रियासी का रहने वाला है। मुस्लिम महिलाओं की तलाक लेने वाली प्रक्रिया खुला को लेकर मद्रास हाई कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि खुला के तहत विवाह संबंध खत्म करने के लिए किसी महिला को शरीयत परिषद जैसे किसी निजी निकाय के पास जाने की जरूरत नहीं है। वे इसके लिए परिवार अदालत का दरवाजा खटखटा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को उस याचिका को रद्द कर दिया जिसमें नेताओं के किसी एक पद के लिए 1 से ज्यादा जगह से चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की मांग की गई थी। कोर्ट ने कहा कि यह मामला विधायिका से जुड़ा है, इसलिए इस पर फैसला संसद को ही करना है।